हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी का मेरे चैनल द जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है 1892 परिषद अधिनियम, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आज इसको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा देख लेते हैं। आप सभी इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो देख लेते हैं। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम लगभग 30 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन का आधार बनी रही, परंतु इस दौरान इसके कई व्यवहारिक दोष उजागर हुए। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जो वस्तुतः 1861 के अधिनियम का विस्तार मात्र था। इस अधिनियम को पारित कराने में भारतीय की मुख्य भूमिका रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों द्वारा प्रतिनिधित्व संस्थाओं की मांग बड़ी तेज हो गई थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले मद्रास महाजनसभा निर्देशक को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रतिनिधित्व संस्था की मांग की। इसमें सरकार से प्रार्थना की कि विधान परिषदों का चयन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होना चाहिए, जिसमें स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य संघ के सदस्य शामिल हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें सहमति जताई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने यह मांग की कि विधान परिषदों में चुने गए सदस्य शामिल किए जाएं, बजट को अनेक बहस के लिए रखा जाए और सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। आगे एक अन्य प्रस्ताव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश से प्रार्थना की कि केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में काफ़ी संस्था में निर्वाचित सदस्य लेकर उसका विस्तार किया। उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब में भी बंगाल एवं मद्रास प्रांत जैसे विधान परिषदों को पारित गठित की जाए, बजट पर परिषदों की राय ली जाए और इस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। इतना ही नहीं, कॉमन सभा में एक अस्थायी समिति गठित करने की मांग की गई, जो भारतीय कार्यपालिकाओं के निर्णय के विरुद्ध उन अपीलों को सुने जहां यह विधानसभाओं के निर्णयों का अतिक्रमण करे। कांग्रेस इन मांगों को लगातार अपने अधिवेशनों में उठाकर ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक सुधारों के लिए दबाव बनाती रही। भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजी प्रशासनों में भी विधान परिषदों के स्वरूप एवं अधिकारों में विस्तार की मांग गृह सरकार से की। यद्यपि इसके पीछे उनकी मंशा कांग्रेस की इन मांगों के प्रति सहानुभूति नहीं, बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने का था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कुफरीन विधान परिषदों के विस्तार के द्वारा गृह सरकार के विरुद्ध भारत सरकार की शक्ति बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह भारत सचिव के अधिक नियंत्रण से तंग था। इसलिए उसने 1888 ईस्वी में एक कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड कुफरीन ने गृह के सम्मुख भेजा कि ब्रिटिश सरकार अपनी किसी तरह की जिम्मेदारी को कम किए बिना भारतीय को शासन में अधिक भागीदारी दे। विधान परिषद को कार्यकारिणी परिषद के प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, प्रांतों की विधान सभाओं का विस्तार किया जाए, उनमें से कुछ चुने गए हुए सदस्य शामिल किए जाए, परंतु संसदीय सरकार शुरू न की जाए। इन सुझावों के आधार बनाकर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस ने एक प्रस्ताव तैयार कर ब्रिटिश सरकार के पास भेज दिया। इंग्लैंड को रूढ़िवादी दल की सरकार ने 1890 ईस्वी में लॉर्ड सभा को एक विधेयक रखा, जो संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरते हुए 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, केंद्रीय विधानमंडल के विषय में यह निश्चित हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 16 हो, परंतु इसमें से परिषद राज्य सचिव की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी और उन्हें इन अतिरिक्त सदस्यों के अनुचयन हेतु नियम निर्धारित करने होंगे। दूसरा, इस अधिनियम में यह भी सुझाव था कि इस परिषद में कम से 40% गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल में 5 गैर सरकारी सदस्य निर्वाचित होते थे, जिन्हें चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा एक को कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। अन्य 5 गैर सरकारी सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। और तीसरा, विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया। प्रथम, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरे, उन्हें सार्वजनिक हित में 6 दिन को सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम संख्या 15 ही निश्चित की गई। प्रांतीय मंडल में भी कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु इसके लिए 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। और पाँचवां, विधानमंडलों के कुछ सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे, परंतु निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और इन निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। अधिकतम के उपरोक्त उपबंधों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि यह अधिनियम भारतीय जनभावनाओं के अनुरूप नहीं था, कारण कि इन परिषदों में चुने हुए सदस्य बहुत थोड़े थे और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा लिए जाते थे, इसलिए वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। सरकारी अधिकारियों का इन परिषदों में बहुमत था, इसलिए सरकार चुने हुए सदस्यों की कोई विशेष परवाह नहीं करती थी और सरकारी अधिकारियों की सहायता से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती थी। विधान परिषदों के अधिकार अत्यंत सीमित थे। विधान परिषद का प्रधान बिना किसी कारण के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना कर सकता था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वे बजट की कोई कटौती नहीं कर सकते थे, केवल अपने सुझाव दे सकते थे। इसलिए इस तरह भारतीयों को इस अधिनियम का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। यही कारण था कि उन्होंने इन सुधारों को अपर्याप्त तथा असंतोषजनक बताया और स्वशासन की मांग
कर दी। अंग्रेजों का भी मानना था कि परिषदों का जो नई शक्तियाँ दी गई हैं पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने स्वयं भारत के सचिव को 1908 ईस्वी में लिखे गए एक पत्र में विशेष रूप से कहा कि परिषदों में सीमित बहस की सुविधाएं दी गई थी, अतः वह निर्देश एवं असंगत थी। वार्षिक वित्त विवरण पर बहस की छूट थी, परंतु सदस्य को प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे और न ही मतदान की मांग कर सकते थे। इस उपबंध के परिणामों का आकलन पंडित मदन मोहन मालवीय ने बड़े अच्छे ढंग से किया। उनका मानना था कि यद्यपि इस अधिनियम के प्रशासन में भारतीयों का कोई हिस्सेदारी नहीं दी, परंतु उन्हें यह पता चला कि देश का प्रशासन उनके हित में नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि यह व्यर्थ की फिजूल खर्ची है। भारतीयों ने भी यह महसूस किया कि बोझ उससे कहीं अधिक करों का बोझ उससे कहीं अधिक था, जितना कि अच्छे प्रशासन के लिए आवश्यक था। सरकार का सैनिक खर्च देश के सहन करने की क्षमता से अधिक था और भारतीय राजस्व का बहुत अधिक भाग ब्रिटिश सम्राट के हितों के लिए खर्च किया जा रहा था। यह सब बजट होने वाले बहस से पता चला। भारत सचिव का नियंत्रण भारत सरकार पर कम नहीं किया गया, जैसा कि लगभग पूर्व तत्कालीन वायसराय चाहते थे। कि इस विषय में अपने एक पत्र में भारत सचिव ने स्वयं कहा कि भारत सरकार इंग्लैंड के अधीन एक सरकार है, इसलिए इसके सारे कानूनों का मानना पड़ेगा जो भी सरकार ने बनाए हैं। केंद्रीय विधान परिषदों में जो भी गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते थे, उनके लिए पहले भारत सचिव की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, यानी कि इस अधिनियम द्वारा कई अवरोध खड़े किए गए। यह सही है कि 1892 अधिनियम ने बुनियादी रूप से 1861 परिषद अधिनियम को नहीं बदला गया, परंतु फिर भी यह महत्वपूर्ण था क्योंकि अंततः इसके भविष्य में होने वाले सुधारों के लिए मार्ग तैयार किया। 1892 का अधिनियम 1861 के अधिनियमों से कई बातों में अग्रामी था, क्योंकि इसने परिषदों में निर्वाचन सिद्धांत जारी किया, प्रश्न पूछने का और बजट पर सीमित रूप से बहस करने की आज्ञा दी। यद्यपि गैर सरकारी सदस्य थोड़ी संख्या में थे और वे अपनी सीमित शक्तियों के बारे में संचेत थे, परंतु फिर भी उनको अपने विचार व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और अपनी शिकायतों को दूर कराने का अवसर प्राप्त हो गया। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि 1892 का अधिनियम यद्यपि कांग्रेस की मांगों से बहुत कम था, फिर भी संसदीय उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी के साथ आज का मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का मेरा क्लास समाप्त होता है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।